हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर एमपी पॉलिटी के प्रीवियस ईयर के सवालों को हल किया था। हम लोगों ने शुरुआत की थी एमपी पॉलिटी कोर्स की, जो कि आपके एमपी पीएससी के हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, चाहे वो व्यापम का एग्जाम हो, चाहे वो एमपी पीएससी के द्वारा लिया जाने वाला कोई भी एग्जाम हो। तो लास्ट वीडियो लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप पहले उस लेक्चर को देख लीजिए, क्योंकि एज ए टीचर मेरा यह मानना है कि जब भी आप किसी विषय को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके सिलेबस और उसके बाद उसके जो प्रीवियस ईयर के सवाल है उस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के सवाल पहले हल कर लिए थे। तो आज हम लोग बात करेंगे, हालांकि आपकी एमपी पॉलिटी में ये 5 टॉपिक हमें कवर करने हैं: राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, उच्च न्यायालय और लोकल गवर्नमेंट। इसके अंदर पहला लेक्चर हम लोगों ने कर लिया है, जहां पर हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बात की थी। आज का जो लेक्चर है वो होगा इंट्रोडक्शन लेक्चर। देखिए, हर प्रकार का बच्चा होता है, हो सकता है कि किसी का विज्ञान यानी साइंस सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो और किसी का जियोग्राफी अच्छा हो। हर किसी बच्चे के सारे पेपर या सारे सब्जेक्ट उतने अच्छे नहीं होते। तो ये वाला जो लेक्चर है ये उन बच्चों के लिए विशेष रूप से है जिनको पॉलिटी को समझने में दिक्कत होती है। तो इस इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर हम लोग उन सभी बेसिक्स बातों को पढ़ेंगे ताकि आपको आने वाले जो लेक्चर है उन्हें समझने में दिक्कत ना हो। ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि हमारा ये जो कोर्स है इसकी क्या विशेषताएं हैं, और ये कोर्स आपको कहां मिलेगा? ज्योतिसार आईएएस की ऐप पर मिलेगा। इसकी जो फीस रखी गई है वो है 499, लेकिन क्योंकि डिस्काउंटेड फी है यानी शुरुआत के जो 100 बच्चे हैं उनकी फीस रखी गई है 299। और मैंने आपको अपने पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि ये जो कोर्स है इससे आपके कम से कम 9 सवाल एग्जाम में आते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि मेरी गारंटी है या मेरा वादा है कि जितना भी हम लोग कवर करेंगे एमपी पॉलिटी, एमपी कमीशन के अंदर एग्जाम में, उसमें से जो भी सवाल आएगा आपका गलत नहीं होगा अगर आपने ठीक तरीके से रिवीजन किया है। तो लास्ट में मैंने यह भी बताया था कि 2018 में 10 सवाल पूछे गए थे, 2019 में 8, 2020 में 9 सवाल, 2021 में 9 सवाल, और मेरा यह मानना है कि लगभग 9 सवाल भी 2022 की एमपीपीएससी की प्री के अंदर आप लोगों को नजर आएंगे। चलो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस बात को समझना है कि संविधान क्या होता है। अगर आप शब्दों पर गौर करेंगे तो यहां पर लिखा है स, और अगर अपन इसको इस तरीके से समझें, स प्लस विधान, स का मतलब यहां पर सर्वोच्च से है, सुप्रीम से है, और विधान का मतलब कानून से है। यानी संविधान कैसा कानून होता है? संविधान सर्वोच्च कानून होता है। अब इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से समझते हैं। यहां पर इस बात को ध्यान में रखना है कि हमारे संविधान में संविधान की कोई परिभाषा नहीं दी गई। संविधान की परिभाषा अलग अलग विचारकों के द्वारा अलग अलग तरीके से दी गई है, लेकिन हम लोग एक आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि संविधान क्या है, और उसी से फिर आपकी बाकी चीजें समझ में आएंगी। देखिए, संविधान किसी राज्य का सर्वोच्च कानून होता है जिसके माध्यम से देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ, यानी ये जो शब्द है सुप्रीम लॉ ऑफ ए स्टेट थ्रू विच द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री इज रन स्मूथली। तो यहां पर किन किन शब्दों को ध्यान में रखना है? यहां पर क्या लिखा है? संविधान किसी राज्य का सर्वोच्च कानून है। यहां पर राज्य का अर्थ वर्तमान के किसी स्टेट से नहीं है। यहां पर राज्य का मतलब देश से है, राष्ट्र राज्य से है। अब राज्य क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे।
तो यानी यहां पर आपको किन किन शब्दों पर ध्यान रखना है? राज्य के बारे में जानना है, सर्वोच्च कानून के बारे में जानना है और शासन व्यवस्था को समझना है। तो संविधान क्या है? किसी राज्य का सर्वोच्च कानून है जिसके माध्यम से जो देश का गवर्नेंस सिस्टम है, जो देश की शासन व्यवस्था है, उसे सुचारू रूप से चलाया जाता है। अब एक एक कर इन शब्दों पर गौर करते हैं कि क्या है। देखिए, जब हम राज्य की बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं, तो हम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इसका मतलब इस राज्य से नहीं है। लेकिन जब हम इस राज्य की बात करते हैं तो राज्य का मतलब 4 तत्व होते हैं। यानी जो राज्य है वो 4 तत्वों से मिलकर बनता है। पहला है भूभाग, दूसरा है जनसंख्या और तीसरा है संप्रभुता, सॉवर्निटी, और चौथा शब्द है शासन या फिर आप कह लीजिए कि सरकार। तो ये राज्य के 4 अनिवार्य तत्व माने जाते हैं। अनिवार्य तत्व का मतलब यह है कि एक राज्य को राज्य तब माना जाता है जब इसमें ये चारों तत्व विद्यमान हो। यानी एक एरिया होना चाहिए, भूभाग होना चाहिए, उस पर जनसंख्या होनी चाहिए, वहां पर सरकार होनी चाहिए और उस सरकार को अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वो किसी दूसरे राज्य का, किसी दूसरे देश का गुलाम नहीं होना चाहिए। तो जब हम कहते हैं कि संविधान किसी राज्य का सर्वोच्च कानून है, तो राज्य का मतलब इस डेफिनेशन से होता है, जैसे भारत का एक भूभाग है, भारत में जनसंख्या है, भारत की सरकार संप्रभु है, सॉवर्निटी है, और भारत के अंदर शासन यानी सरकार भी पाई जाती है। लेकिन जब देश आजाद नहीं हुआ था तब हम संप्रभु नहीं थे। संप्रभुता का मतलब होता है कि जब किसी देश को अपने आंतरिक और बाह्य फैसले लेने की स्वतंत्रता हो, वह किसी दूसरे देश का गुलाम ना हो। और एक राज्य के लिए ये चारों तत्वों का होना अनिवार्य है। अगर आप कहें कि भूभाग है, जनसंख्या भी है, सरकार भी है, अगर वो संप्रभु नहीं है तो राज्य नहीं माना जाता। अगर मान लीजिए कि भूभाग है, जनसंख्या नहीं है, तब भी वो राज्य नहीं माना जाता। एक राज्य के लिए इन चारों तत्वों का होना अनिवार्य है। तो संविधान किसी राज्य का सर्वोच्च कानून होता है, तो राज्य का मतलब इन 4 तत्वों से माना जाता है। अब कानून पर आते हैं। संविधान के बारे में हमने क्या पढ़ा कि संविधान कैसा कानून होता है? सर्वोच्च कानून होता है। देखिए, जो कानून होते हैं वो 2 प्रकार के माने जाते हैं। कानून को आप आसान भाषा में इंग्लिश में कह सकते हैं लॉ। ठीक है, तो कानून को अपन 2 पार्ट में बांटते हैं। एक को हम कहते हैं सामान्य कानून और दूसरे को कहते हैं सर्वोच्च कानून, सुप्रीम लॉ। सामान्य कानून का मतलब होता है जो समय समय पर सरकार के द्वारा यानी विधायिका के द्वारा बनाया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम ये कहें कि कृषि कानून बनाए गए तो वो क्या है? सामान्य कानून है। अगर हम कहें कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 साधारण कानून है, अनुसूचित जाति व जनजाति निवारण अधिनियम साधारण कानून है, नागरिकता अधिनियम साधारण कानून है। तो ये जो सामान्य कानून होते हैं ये समय समय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बनाते हैं। केंद्र में कानून बनाने का कार्य संसद करती है और राज्य में कानून बनाने का काम विधानमंडल करती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि सामान्य कानून
संसद या विधान मंडल के द्वारा यानी विधायिका के द्वारा समय समय पर देश की जरूरतों के अनुकूल बनाए जाते हैं। तो सामान्य कानून कैसा होता है? जो समय समय पर बनाया जाता है। लेकिन जो सर्वोच्च कानून होता है वो क्या होता है? संविधान। अपन भारत की बात कर रहे हैं, ब्रिटेन की बात नहीं कर रहे। ब्रिटेन सामान्य कानून और सर्वोच्च कानून में अंतर नहीं करता, क्योंकि ब्रिटेन में जब हम कहते हैं कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, तो इसका अर्थ यह होता है कि ब्रिटेन में संविधान सभा ने अलग से किसी संविधान का निर्माण नहीं किया, बल्कि ब्रिटेन की संसद ने समय समय पर जो कानून बनाए वही उनका संविधान है। जो वहां पर रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं, कानून है, उसी को संविधान का दर्जा दे दिया है। लेकिन हमारे यहां हमारी संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया है और भारत के अंदर संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है, सुप्रीमेसी पाई जाती है। जब आप लोगों ने एक शब्द कई बार सुना होगा, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म यानी न्यायिक सक्रियता और जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा। कई बार आपने सुना होगा, यदि राज्य कोई ऐसा कानून बनाता है जो कि संविधान का उल्लंघन करता हो, तो न्यायपालिका उसे शून्य घोषित कर सकती है, उल्लंघन की मात्रा तक। क्योंकि भारत के अंदर संविधान का दर्जा सबसे ऊपर है। संविधान से ऊपर कोई कानून नहीं हो सकता। और जो सामान्य कानून बनाए जाते हैं वो संविधान के अनुकूल रहकर ही बनाए जाते हैं। अगर कभी भी सरकार कोई ऐसा सामान्य कानून बनाए जो कि संविधान का उल्लंघन करता हो, तो न्यायपालिका उसका रिव्यू कर उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। क्योंकि भारत में सामान्य कानून और सर्वोच्च कानून के बीच में अंतर किया जाता है। तो कानून दो प्रकार के हमने बताए, सामान्य कानून और सर्वोच्च कानून। एक मिनट दीजिएगा। तो हम लोगों ने दो कानूनों पर बात की, सामान्य कानून और सर्वोच्च कानून। सामान्य कानून क्या होता है? जिसका दर्जा सर्वोच्च कानून से नीचे होता है। सर्वोच्च कानून क्या होता है? संविधान होता है। तो हम लोग वापस से अपनी परिभाषा पर आते हैं कि संविधान किसी राज्य का सर्वोच्च कानून होता है। संविधान क्या है? सर्वोच्च कानून। किसका? राज्य का। और राज्य कितने तत्वों से मिलकर बनता है? 4 तत्वों से मिलकर बनता है। कौन कौन से? भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार। तो संविधान क्या है? किसी राज्य का सर्वोच्च कानून होता है। और सर्वोच्च कानून का दर्जा किसको मिलता है? संविधान को। और कोई भी सामान्य कानून संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता। इतनी बात समझ में आई होगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक शब्द आया था शासन व्यवस्था। जब हम लोगों ने संविधान की परिभाषा को पढ़ा था, वो क्या था? संविधान किसी राज्य का सर्वोच्च कानून होता है जिसके माध्यम से देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है। और ये जो शासन व्यवस्था होती है, इसके 3 अंग होते हैं। एक होता है कार्यपालिका, दूसरी होती है विधायिका और तीसरी होती है न्यायपालिका। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। विधायिका का काम क्या होता है? कानून का निर्माण करना। कौन से कानून का निर्माण करना? हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 प्रकार के कानून होते हैं। एक होता है सामान्य कानून और एक होता है सर्वोच्च कानून। सर्वोच्च कानून में क्या आता है? हमारा संविधान आता है। संविधान किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया। तो क्या विधायिका संविधान बनाती है? नहीं, लेकिन विधायिका संविधान में संशोधन कर सकती है। और अब तक 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। लेकिन विधायिका समय समय पर सामान्य कानून बनाती है। तो विधायिका को इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेचर,
विधायिका का काम क्या होता है? कानून का निर्माण करना, कानून बनाना। और कौन सा कानून बनाना? सामान्य कानून बनाना। और इसके अलावा संविधान में भी संसद संशोधन कर सकती है। कार्यपालिका का काम क्या होता है? एक मिनट। कार्यपालिका का काम होता है उस कानून को लागू करना, इंप्लीमेंट करना। देखो, कानून बनाने से कुछ नहीं होता ना। अगर मान लीजिए कि संसद ने कानून बनाया घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, जिसमें कहा गया कि यदि कोई परिवार में या परिवार से बाहर घरेलू हिंसा करता है तो उसे इतनी सजा या इतना दंड मिलेगा, तो कानून तो बन गया। अब मान लीजिए कि किसी ने हिंसा की और उसे दंड ना दिया जाए, उस पर जुर्माना ना लगे, उसको सजा ना हो, तो फिर कानून अगर लागू ही नहीं होगा तो उस कानून को बनाने का अर्थ क्या रह जाएगा? और वो काम कौन करती है? कार्यपालिका। न्यायपालिका का कार्य क्या होता है? कानून की समीक्षा करना, समीक्षा करना और न्याय देना। समीक्षा करने का मतलब कि विधायिका ने जो कानून बनाया है क्या वो संविधान का उल्लंघन तो नहीं करता? कार्यपालिका जिस कानून को लागू करती है क्या वो अनुचित तरीके से कानून को लागू तो नहीं करती कि किसी को फेवर कर रही है, किसी को फेवर नहीं कर रही, पक्षपात कर रही है? तो इस कानून की समीक्षा करना न्यायपालिका का काम होता है। और इसके साथ साथ न्यायपालिका का काम होता है न्याय देना। देखो, ये मैंने बहुत आसान भाषा में बताया है कि विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का कार्य है कानून की समीक्षा करना व न्याय देना। लेकिन अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या मतलब है इन बातों का। देखो, अपने को कहां पहुंचना है? अपन पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, एमपी पॉलिटी। आपकी एमपी पॉलिटी में राज्यपाल दिया गया है, मुख्यमंत्री दिया गया है, विधानसभा दिया गया है, हाई कोर्ट दिया गया है, लोकल गवर्नमेंट दिया गया है। लेकिन इन सब टॉपिक को पढ़ने से पहले आपका एक फंडामेंटल, या फिर आप कह लीजिए कि आपकी जो नींव है उसका मजबूत होना जरूरी है। नहीं तो क्या होगा कि जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा, लेक्चर आगे बढ़ेंगे, तो फिर आपको हैंगओवर होने लगेगा। तो इसलिए मैंने ये जो दूसरा लेक्चर है ये इंट्रोडक्शन पर रखा है। तो मैं वापस से अपने मुद्दे पर आता हूं कि जो हमने शुरुआत की। एक बार मैं इसको साफ कर देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। चलो, तो हम लोगों ने यहीं से शुरू किया था। तो संविधान क्या है? किसी राज्य का सर्वोच्च कानून है जिसके माध्यम से देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है। तो ये हम लोगों ने कवर किया। हमने इस बात को समझा कि राज्य क्या होता है, हमने इस बात को समझा कि सामान्य कानून और सर्वोच्च कानून में क्या अंतर होता है, और हमने ये भी समझा कि शासन व्यवस्था क्या होती है, शासन व्यवस्था के जो 3 अंग होते हैं वो क्या होते हैं। अब हम लोग शासन व्यवस्था को डीप में जाकर पढ़ेंगे, क्योंकि अपने को कहां पहुंचना है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, उच्च न्यायालय तक पहुंचना है। तो आते हैं वापस मुद्दे पर। देखो, शासन के 3 अंग, पार्ट्स ऑफ गवर्नेंस। आप ये भी कह सकते हैं कि शासन व्यवस्था के 3 अंग कौन कौन से हैं? कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर विधायिका, और जुडिशरी यानी न्यायपालिका। ये क्या है? पार्ट्स ऑफ गवर्नेंस, शासन के अंग या फिर शासन व्यवस्था के अंग। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव कहते हैं।
कार्यपालिका को दो भागों में बांटा जाता है। पहला कहते हैं परमानेंट, स्थायी, और दूसरे को कहा जाता है टेम्पोरेरी यानी अस्थाई। परमानेंट एग्जीक्यूटिव के अंदर आती है एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक कार्यपालिका, और टेम्परेरी यानी अस्थाई कार्यपालिका में आती है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, राजनीतिक कार्यपालिका। कार्यपालिका अगर आप नाम से देखेंगे क्या है, कार्यपालिका, काम करने वाली संस्था। एग्जीक्यूट इंग्लिश में क्या है, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव से ही शब्द को निकालना है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, एग्जीक्यूशन करना। एग्जीक्यूशन का मतलब लागू करना। तो एग्जीक्यूटिव को हम लोगों ने दो पार्ट में बांटा, परमानेंट और टेम्परेरी। परमानेंट में क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव, और टेम्परेरी में क्या आता है, पॉलिटिकल। अब सवाल यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक कार्यपालिका को स्थायी कार्यपालिका क्यों कहते हैं, और इसमें कौन आता है, और राजनीतिक कार्यपालिका को अस्थायी क्यों कहा जाता है, और इसमें क्या आता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव की। इसमें आती है सिविल सेवा, जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सिविल सेवा। अब चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करें, चाहे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करें, किसी की भी अगर आप तैयारी करते हैं तो वो किस में आएंगी, एग्जीक्यूटिव यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव के अंदर। मान लीजिए कि आपने परीक्षा दी एमपीपीएससी की, आपका उसमें सिलेक्शन हुआ, चयन हुआ। आप कब तक काम करेंगे, 5 साल के लिए? नहीं, आप तब तक काम करेंगे जब तक आप सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड नहीं हो जाते। तो इसलिए प्रशासनिक कार्यपालिका को कहा जाता है स्थायी कार्यपालिका। एक प्रशासनिक अधिकारी अपने कार्यकाल के दौरान बहुत सारी सरकारों के साथ काम करता है, अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ काम करता है, यानी उनके डायरेक्शन में काम करता है। एक विद्वान हुए ब्रिटेन के, रैमजे मेयर, उन्होंने कहा सरकारें आती जाती हैं, लेकिन जो प्रशासन है वो सदैव बना रहता है। आज सरकार किसी और की है, कल किसी और की होगी, तो परसों किसी और की होगी, लेकिन जो प्रशासन है वो सदैव बना रहता है। जैसे अभी इस साल एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा के जब चुनाव होंगे तो जो भी राजनीतिक दल सत्ता में आएगा यानी सरकार का निर्माण करेगा, लेकिन काम करने वाले मेन लोग कौन होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। आपको पता भी नहीं लगेगा कि सरकार का परिवर्तन हो गया है, काम उसी तरीके से चलता है। वास्तविक रूप में हम ये कह सकते हैं कि प्रशासन सरकार का कार्यकारी अंग होता है। आप इसे इस तरीके से कह सकते हैं कि प्रशासन सरकार के हाथ होते हैं। क्या बिना हाथों के काम हो सकता है? वही काम प्रशासनिक लोग यानी प्रशासनिक अधिकारी करते हैं, और इनका कार्यकाल निश्चित होता है। निश्चित होने का मतलब कि ये अपने शासनकाल में बहुत सारी सरकारों को आते जाते देखते हैं। जबकि जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है ये 5 सालों के लिए चुनी जाती है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, विधानसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, यानी सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है। 5 साल के बाद चुनाव होंगे, जनता हो सकता है कि दोबारा से उसी सरकार को चुन दे, और हो सकता है कि ना भी चुने। हो सकता है कि आज मुख्यमंत्री कोई और हो, कल कोई और हो। तो राजनीतिक कार्यपालिका को अस्थायी कार्यपालिका इसलिए कहते हैं क्योंकि यह चुनावों पर निर्भर होती है। अगर आप इसे इस तरीके से समझें, इनका क्या होता है, चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, और इनका क्या होता है, सिलेक्शन होता है। आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, आपका इलेक्शन कोई है, आप जनता पर निर्भर नहीं है, आपका सिलेक्शन होगा। आपकी काबिलियत के बल पर आप अपने प्री के एग्जाम को, मेंस के एग्जाम को और इंटरव्यूज को क्लियर करेंगे। तो ध्यान में रखिएगा, प्रशासनिक कार्यपालिका का चयन होता है, जबकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का इलेक्शन होता है, निर्वाचन होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव को परमानेंट कहा जाता है, और जबकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को टेम्परेरी कहा जाता है। एक डायग्राम और देखते हैं।
जो प्रशासनिक कार्यपालिका होती है उसे तीन भागों में बांटा जाता है। एक को हम कहते हैं अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विस। एक को हम कहते हैं केंद्रीय सेवा, सेंट्रल सर्विस। और दूसरे को कहते हैं स्टेट सर्विस। यानी प्रशासनिक कार्यपालिका को तीन भागों में बांटा जाता है। अखिल भारतीय सेवा में तीन सेवाएं आती हैं। एक आती है आईएएस, दूसरी आती है आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, और तीसरी आती है आईएफओएस, यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। वर्तमान में ये तीन सेवाएं अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अब यहां पर अखिल भारतीय सेवा क्यों लिखा है? अखिल भारतीय सेवा का मतलब होता है कि यह सेंटर और स्टेट दोनों के लिए काम करती है। इन पर नियंत्रण केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का होता है। इस पर पूर्ण नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है, लेकिन तत्कालिक नियंत्रण राज्य सरकार का होता है। जैसे कलेक्टर एक आईएएस ऑफिसर होता है, यह यूपीएससी का एग्जाम देता है, इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, इसको हटाने का अधिकार भी केंद्र सरकार को होता है। और ये काम कहां करते हैं? डिस्ट्रिक्ट में करते हैं, जिले में करते हैं, राज्य में करते हैं। सस्पेंड करने का अधिकार राज्य सरकार को है, लेकिन नियुक्ति करना और हटाना यह अधिकार केंद्र सरकार को होता है। तो अखिल भारतीय सेवा कहने से तात्पर्य है कि यह ऑल इंडिया में काम करती है, यह केंद्र और राज्य दोनों को अपनी सेवाएं देती है। जैसे आर्टिकल 324 में आपने निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ा होगा। निर्वाचन आयोग को एक अखिल भारतीय संस्था कहा जाता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इनके चुनाव तो करवाता ही है, बल्कि राज्य में जो विधानसभा, विधान परिषद के चुनाव होते हैं वह भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। इसलिए चुनाव आयोग को, निर्वाचन आयोग को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। जबकि जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो केवल राज्यों में पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव करवाता है। तो जिस प्रकार इलेक्शन कमीशन एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन है, उसी प्रकार अखिल भारतीय सेवा का मतलब जो केंद्र और राज्य दोनों के अधीन अपनी सेवाओं को देती हैं। कितनी प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं? तीन हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय दो ही अखिल भारतीय सेवाएं होती थी, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा। आगे चलकर 1966 में, 1966 में एक नई अखिल भारतीय सेवा को जोड़ा गया, जो है भारतीय वन सेवा। ध्यान में रखिएगा, वन सेवा है, विदेश सेवा नहीं है। भारतीय विदेश सेवा एक सेंट्रल सर्विस है, केंद्रीय सेवा है, लेकिन ये तीन अखिल भारतीय सेवाएं। इसके साथ इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि क्या हम किसी नई सेवा को अखिल भारतीय सेवा का दर्जा दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। आर्टिकल 312 के तहत संसद किसी सेवा को अखिल भारतीय सेवा का दर्जा दे सकती है, राज्यसभा नहीं, संसद। हाँ, राज्यसभा ऐसा रेजोल्यूशन लाने का अधिकार रखती है, लोकसभा ऐसा रेजोल्यूशन नहीं ला सकती, प्रस्ताव नहीं ला सकती। ये जो प्रस्ताव है ये पहले राज्यसभा लाएगी, राज्यसभा पास करेगी, फिर लोकसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति स्वीकार करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि नई अखिल भारतीय सेवा का दर्जा देने का अधिकार संसद को होता है, लेकिन प्रस्ताव की शुरुआत करने का अधिकार राज्यसभा को होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अखिल भारतीय सेवा समझ में आया होगा। अगला है केंद्रीय सेवाएं, सेंट्रल सर्विस। केंद्रीय सेवा का मतलब जो केंद्र के नियंत्रण में होती हैं, केंद्र में ही अपनी सेवाएं देती हैं, इन पर सारा नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है। जबकि राज्य सेवा, जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी की, राज्य सेवा, राज्य सेवा का मतलब स्टेट की जो सेवाएं हैं, जैसे डेप्यूटी कलेक्टर, एसडीएम, डीएसपी, वाणिज्यिक कर अधिकारी, ये सब क्या है? राज्य सेवा के अंतर्गत आती है।
इन पर नियंत्रण राज्य सरकार का होता है, इन पर नियुक्ति राज्य सरकार करती है, राज्य सरकार ही इन्हें हटा सकती है, और इनका एग्जाम, इनका सिलेक्शन राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि यहां पर एमपीपीएससी के द्वारा भर्ती की जाती है, और जबकि इन दोनों में भर्ती करने का काम यूपीएससी के द्वारा किया जाता है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ध्यान से समझो। कार्यपालिका को दो पार्ट में बांटा, परमानेंट और टेम्परेरी। परमानेंट में कौन आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव आते हैं, प्रशासनिक अधिकारी आते हैं। टेम्परेरी में कौन आते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका आती है। प्रशासनिक कार्यपालिका को हम लोगों ने तीन भागों में बांटा, अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा और राज्य सेवा। अब आते हैं राजनीतिक कार्यपालिका, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन प्रशासन सदैव बना रहता है। राजनीतिक कार्यपालिका को अस्थायी कार्यपालिका भी कहा जाता है, अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है, क्योंकि यह चुनाव पर निर्भर होती है। इनका चुनाव होता है हर 5 साल के बाद। राजनीतिक कार्यपालिका को दो भागों में बांटा जाता है, एक को कहते हैं संघ कार्यपालिका, यूनियन एग्जीक्यूटिव, और दूसरे को कहते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य कार्यपालिका। यानी अगर हम इसे आसान भाषा में कहें तो राजनीतिक कार्यपालिका को दो भागों में बांटा जा सकता है, केंद्र सरकार, और राज्य कार्यपालिका को अगर हम कहें राज्य सरकार। और जब हम बात करते हैं एमपी पॉलिटी की, एमपी पॉलिटी की, तो आपकी एमपी पॉलिटी में आपको पहला टॉपिक पढ़ना होता है गवर्नर, दूसरा पढ़ना होता है चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। तो ये जो दो टॉपिक हैं, इसके लिए आपको इसको ध्यान में रखना है, राज्य की कार्यपालिका। जब हम बात करते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री परिषद, तो उसका संबंध होता है संघ की कार्यपालिका। तो राजनीतिक कार्यपालिका को दो भागों में बांटा जाता है, संघ कार्यपालिका यानी केंद्र सरकार, राज्य कार्यपालिका यानी राज्य सरकार। राजनीतिक कार्यपालिका को क्या कहते हैं, अस्थायी कार्यपालिका, टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव, क्योंकि यह हर 5 साल के बाद चुनी जाती है। और जब हम एमपी पॉलिटी को पढ़ने वाले हैं तो हमें इस स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य कार्यपालिका पर फोकस करना है, ठीक है। चलो अब आते हैं विधायिका। विधायिका का काम क्या होता है, कानून बनाना, या फिर आप कह सकते हैं विधि का निर्माण करना। लेजिस्लेटिव को दो भागों में बांटा जाता है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव, केंद्रीय विधायिका, स्टेट लेजिस्लेटिव, राज्य विधायिका। केंद्र की विधायिका को कहते हैं संसद, और राज्य की विधायिका को कहते हैं राज्य विधान मंडल। विधायिका का काम क्या है, कानून बनाना। विधायिका के दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट होते हैं, केंद्र की विधायिका, राज्य की विधायिका। केंद्र की विधायिका को संसद कहेंगे, राज्य की विधायिका को राज्य विधानमंडल कहेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि कानून बनाने का काम केंद्र में संसद करती है और राज्य में यही काम राज्य विधान मंडल करती है। क्या यहां पर विधानसभा शब्द लिखना उचित होगा? नहीं। अब ऐसा क्यों नहीं है, इस तरीके से समझो। भारत में द्विसदनीय विधायिका पाई जाती है, यानी बाई कैमरल लेजिस्लेचर पाया जाता है। द्विसदन, दो सदन। संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्य विधानमंडल के दो सदन होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद। वापस से आते हैं, विधायिका का काम क्या है, कानून बनाना।
विधायिका को दो पार्ट में बांटा जाता है, केंद्र की विधायिका, राज्य की विधायिका। केंद्र की विधायिका का नाम क्या है? संसद। राज्य की विधायिका का काम नाम क्या है? राज्य विधानमंडल। और विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना। यानी भारत के लिए कानून बनाने का काम संसद करती है। मध्य प्रदेश के लिए कानून बनाने का काम मध्य प्रदेश की विधानमंडल करती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि कानून बनाने का कार्य केंद्र सरकार द्वारा भी किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा भी किया जाता है। लेकिन अब ये कैसे तय होगा कि किन विषयों पर कानून संसद बनाएगी और किन विषयों पर कानून राज्य की सरकार यानी राज्य विधानमंडल बनाएगी? किसके कानून का विस्तार कितना होगा? तो इसके लिए आप लोगों को सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ने पड़ते हैं। वहां पर दो चीजें होती हैं, एक को कहा जाता है राज्य क्षेत्रीय विस्तार और दूसरे को कहा जाता है विषय क्षेत्रीय विस्तार। राज्य क्षेत्रीय विस्तार का मतलब कि संसद का कानून का विस्तार कहां पर होगा। तो संसद जो कानून बनाती है वो पूरे भारत पर लागू होता है। मध्य प्रदेश की विधानमंडल जो कानून बनाती है वो केवल मध्य प्रदेश पर लागू होगा। उत्तर प्रदेश की विधानमंडल जो कानून बनाएगी वो केवल उत्तर प्रदेश पर लागू होगा। हरियाणा की विधानमंडल जो कानून बनाएगी वो केवल हरियाणा पर लागू होगा। लेकिन संसद का कानून पूरे भारत पर लागू होता है। तो ये तो हुआ राज्य क्षेत्रीय विस्तार यानी टेरिटोरियल एक्सपेंशन। अब आते हैं विषय क्षेत्रीय विस्तार कि संसद को किन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होगा, राज्य विधानमंडल को किन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होगा। तो ये बताती है हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां पाई जाती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और उससे जुड़ा हुआ आर्टिकल है आर्टिकल 246। तो आर्टिकल 246 में कहा गया है कि संघ सूची और समवर्ती सूची पर कानून संसद बनाएगी, राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून विधानमंडल बनाएगी। यानी ये तय हो गया कि संसद का कानून पूरे भारत पर लागू होगा, राज्य का कानून राज्य पर लागू होगा। संसद संघ सूची और समवर्ती सूची के दिए गए विषयों पर कानून बनाएगी और राज्य विधानमंडल राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाएगा। यानी एक लिस्ट दी गई है कि इन विषयों पर कानून संसद बनाएगी, इन विषयों पर कानून राज्य विधानमंडल बनाएगी। तो विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना। यह कानून संसद भी बनाती है, राज्य विधानमंडल भी बनाती है। केंद्र की विधायिका को संसद कहेंगे, राज्य की विधायिका को राज्य विधानमंडल कहेंगे। संसद के सदस्यों को कहा जाता है एमपी। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश नहीं, एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। स्टेट लेजिस्लेटिव के सदस्यों को कहा जाता है एमएलए या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधायक, आसान भाषा में हम कहें विधायक। कई बार अपन कह देते ना कि अपन की विधायक से बड़ी अच्छी जान पहचान है, मेरे चचा विधायक है, तो ये वही विधायक है। ठीक है। तो विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना। केंद्र के लिए कानून संसद बनाती है, राज्य के लिए कानून राज्य विधानमंडल बनाती है। भारत में किस प्रकार का लेजिस्लेचर पाया जाता है? द्विसदनीय यानी 2 सदन। इसके बारे में 2-3 बातें। अगर आपसे पूछा जाए कि द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। दूसरा, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत किस अधिनियम से हुई? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 99 से हुई। राज्य में 2 सदनों वाली विधायिका की शुरुआत कहां से हुई? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हुई। तो ये फैक्चुअल बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। 2 सदन वाली विधायिका दोहरा शासन नहीं है, द्वैध शासन भी नहीं है। यानी विधायिका
यानी संसद और राज्य विधानमंडल की बात हो रही है, तो उसके दो सदन होना। संसद के दो सदन के नाम क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। राज्य विधानमंडल के दो सदन के नाम क्या है? विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन जब हमसे ये कहा जाता है कि संसद के अंग कितने होते हैं, तो हम कहते हैं 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति संसद का अंग क्यों होता है? क्योंकि जब भी कोई बिल संसद से पास होता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा से पास होता है, तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है, और जब राष्ट्रपति उस बिल पर अपने हस्ताक्षर करता है तभी वह कानून बनता है। अगर केवल लोकसभा राज्यसभा कानून नहीं बना सकती, उन दोनों को बिल को पास करना है, प्रेसिडेंट को भेजना है। संसद का सत्र राष्ट्रपति बुलाता है, संसद का सत्रावसान भी राष्ट्रपति करता है, और कोई भी बिल राष्ट्रपति के पास होने से पहले बिल कहलाता है, लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति ने उस पर स्वीकृति दी तो वो अधिनियम यानी कानून बन जाता है। इसी प्रकार राज्य में भी राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। भारत में 6 राज्य हैं, यानी भारत में राज्य तो 28 हैं, लेकिन भारत में 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर ये दोनों सदन पाए जाते हैं, विधानसभा विधान परिषद दोनों। और वो 6 राज्य कौन से हैं? पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है यूपी, तीसरा है बिहार, चौथा है कर्नाटक, पांचवा है आंध्र प्रदेश और छठा है तेलंगाना। भारत में 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों पाए जाते हैं। तो इन 6 राज्यों में विधानमंडल के कितने अंग होंगे? 3 होंगे, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। लेकिन इन 6 राज्यों को छोड़कर बाकी में केवल विधानसभा पाई जाती है, तो वहां पर विधानमंडल के कितने अंग होंगे? 2, विधानसभा और राज्यपाल। अगर मध्य प्रदेश की सरकार को कोई कानून बनाना है तो पहले मध्य प्रदेश की विधानसभा से बिल को पास करना होगा, फिर राष्ट्रपति के राज्यपाल के पास जाएगा, और राज्यपाल अगर उसे स्वीकृति दे देगा तो वो कानून बन जाएगा। लेकिन अगर महाराष्ट्र में कोई कानून बनाना है तो पहले विधानसभा पास करेगी, फिर विधान परिषद पास करेगी, फिर राज्यपाल के पास जाएगा, और राज्यपाल अगर उसे स्वीकृति देगा तो वो कानून बनेगा। तो ये मतलब होता है 2 सदन का। और ध्यान में रखिएगा, भारत में द्विसदनीय विधायिका पाई जाती है। केंद्र की विधायिका को संसद कहते हैं। संसद के 2 सदन के नाम है लोकसभा, राज्यसभा। राज्य की विधायिका को राज्य विधान मंडल कहते हैं। इसके 2 सदन हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा और विधान परिषद। तीसरा अंग क्या है? न्यायपालिका। अब यहां पर अगर आप पाएंगे, जब आप लोगों ने कार्यपालिका को पढ़ा, एग्जीक्यूटिव को, तो आपने कैसे पढ़ा कि एग्जीक्यूटिव को 2 भागों में आप लोगों ने बांटा, प्रशासनिक कार्यपालिका, ठीक है, और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। प्रशासनिक कार्यपालिका को आप लोगों ने 3 पार्ट में बांटा, ऑल इंडिया सर्विस, सेंट्रल सर्विस, स्टेट सर्विस। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को आप लोगों ने 2 पार्ट में बांटा, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। तो यहां पर देखिएगा कि 2 पाए जा रहे हैं, यानी सरकार 2 प्रकार की होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। जब आप लोगों ने विधायिका को पढ़ा, लेजिस्लेचर को पढ़ा यानी लेजिस्लेटिव को पढ़ा, तो वो भी 2 प्रकार की थी, सेंटर और स्टेट। सेंटर की विधायिका को क्या कहा हमने? संसद। राज्य की विधायिका को क्या कहा? विधान मंडल कहा। ठीक है, बोरियत तो नहीं लग रही? ठीक है, क्योंकि ना थोड़ा सा मेरा ऐसा मतलब हमेशा रहता है कि अच्छे से पढ़ाया जाए। अच्छे से पढ़ाने का मतलब है कि फालतू का लो लाचा ना कर कर, मतलब मजा मस्ती ना कर कर, पढ़ाने पर फोकस किया जाए। ठीक है, बाकी मैं सुधार करूंगा धीरे धीरे कर कर,
तो आप ये पाएंगे कि कार्यपालिका भी कैसी है, दोहरी कार्यपालिका है। दोहरी कार्यपालिका का मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार। विधायिका कैसी है, दोहरी विधायिका है, केंद्र की विधायिका और राज्य की विधायिका। लेकिन जब अपन न्यायपालिका की बात करते हैं, जुडिशरी की बात करते हैं, तो उसका चार्ट कैसा है, ऐसा है, हायरार्की है। वहां पर ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि भारत में एकीकृत न्यायपालिका पाई जाती है। एक बार मैं इसको मिटा देता हूं, साफ कर देता हूं। मतलब क्या होता है ना कि होचपोच सी हो जाती है, फिर चीजों को समझना मुश्किल होता है। बाकी पीडीएफ में तो ये सब चीजें रहती हैं, ठीक है, लेकिन नोट्स तो मार्केट में इतने मिल जाते हैं कि अपन कहीं से भी कुछ भी पढ़ ले, इन चीजों को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक दिक्कत है, ठीक है। चलो, तो न्यायपालिका का ढांचा कैसा है, एकीकृत। विधायिका कैसी थी, दोहरी थी। न्याय कार्यपालिका कैसी थी, दोहरी थी। लेकिन एकीकृत ढांचा पाया जाता है। अगर आप अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका में दोहरी न्यायपालिका पाई जाती है, लेकिन भारत में एकीकृत न्यायपालिका का ढांचा पाया जाता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से प्रभावित है। अब एकीकृत न्यायपालिका क्या होती है? एकीकृत न्यायपालिका का मतलब अधीनस्थ न्यायालय के फैसलों की अपील उच्च न्यायालय में होती है, उच्च न्यायालय के फैसलों की अपील सुप्रीम कोर्ट में होती है। अगर आप अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में ऐसा मिलेगा आपको, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है संघीय न्यायालय और राज्यों के न्यायालय को कहा जाएगा उच्च न्यायालय। अमेरिका के 50 राज्य में 50 हाई कोर्ट पाए जाते हैं, लेकिन आप हाई कोर्ट की अपील अमेरिका के सेंटर के संघीय न्यायालय में नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर न्यायपालिका का ढांचा दोहरा है। राज्यों की अपील केवल राज्य के न्यायालय में ही होगी, सेंटर के संघीय न्यायालय में नहीं हो सकती। लेकिन भारत के अंदर हाई कोर्ट की अपील कहां होती है, सुप्रीम कोर्ट में होती है। इसलिए कहा जाता है कि भारत में दोहरी न्यायपालिका नहीं पाई जाती, बल्कि एकीकृत न्यायपालिका पाई जाती है। अब यहां पर लिखा है अधीनस्थ न्यायालय। अब इन्हें अधीनस्थ न्यायालय क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हाई कोर्ट के अधीन होते हैं। क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अधीन होता है? उत्तर है नहीं। अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अधीन होता तो हाई कोर्ट को भी अधीनस्थ न्यायालय कहते। लेकिन हाई कोर्ट के नीचे जो जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट आते हैं, उन्हें सबऑर्डिनेट कोर्ट कहा जाता है, क्योंकि वह हाई कोर्ट के अधीन होते हैं। अधीन होने का मतलब प्रशासनिक अधीन होना। वहां पर जो नियुक्ति की जाती है, जो ट्रांसफर होता है, जो प्रमोशन होता है, उस वह हाई कोर्ट के माध्यम से होता है। लेकिन हाई कोर्ट के अंदर जो प्रमोशन, अपॉइंटमेंट, रिक्रूटमेंट होता है, वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से नहीं होता। हाँ, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक अधीन है, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हाई कोर्ट को मानने पड़ेंगे, हाई कोर्ट के फैसले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानने पड़ेंगे, ये न्यायिक अधीन है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय का मतलब होता है प्रशासनिक रूप से अधीन होना, और वो केवल सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी जिला व सत्र न्यायालय के मामले पर होता है। ठीक, तो हम लोगों ने शुरुआत कहां से की थी? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि संविधान क्या है। तो क्या है संविधान? संविधान किसी राज्य का सर्वोच्च कानून है, जिसके माध्यम से देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है। तो यहां पर आप लोगों ने किन किन शब्दों को ध्यान में रखा? राज्य पढ़ा, आपने सर्वोच्च कानून के बारे में पढ़ा कि वो क्या होता है, आपने शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ा, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने शासन व्यवस्था के अंदर 3 अंगों को पढ़ा, और वो अंग क्या क्या थे?
एक का नाम था कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, दूसरे का नाम था लेजिस्लेटिव यानी विधायिका, और तीसरे का नाम था जुडिशरी यानी न्यायपालिका। अब जब हम एमपी पॉलिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस हमको क्या करना है, एमपी पॉलिटी को पढ़ना है, तो हमें क्या पढ़ना है, राज्य की कार्यपालिका पढ़नी है, राज्य की विधायिका पढ़नी है, राज्य की न्यायपालिका पढ़नी है। राज्य की कार्यपालिका में क्या क्या पढ़ना है, राज्यपाल पढ़ना है, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, ये क्या है, ये राज्य की कार्यपालिका में आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है राज्य की विधायिका, एक मिनट रहिएगा, ये आपको पढ़ना है। जब हम बात करते हैं राज्यपाल, यानी आप ये कह सकते हैं कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे। राज्य की विधानसभा का मतलब आपको राज्य की विधायिका को पढ़ना है, और उच्च न्यायालय का मतलब आपको राज्य की न्यायपालिका को पढ़ना है। इसीलिए मैंने वो चीजों को समझाया। मैं चाहता तो सीधे राज्यपाल भी शुरू कर सकता था, जो कि मैं कल शुरू करूंगा, मैं सीधे आपको गवर्नर पढ़ाना शुरू कर देता। लेकिन आपको यह समझना होगा कि कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अपने को राज्य सरकार पढ़ना है। विधायिका दो प्रकार की होती है, केंद्र की विधायिका यानी संसद, राज्य की विधायिका यानी राज्य विधानमंडल। तो अपने को राज्य की विधायिका यानी विधानसभा पढ़नी है। न्यायपालिका एकीकृत होती है, इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट आते हैं। तो यहां पर अपने को क्या पढ़ना है, हाई कोर्ट पढ़ना है, और इसके साथ साथ अपने को पढ़ना है लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय शासन। अब आखिरी बात जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए, ये तो चीजें चलो ठीक है कि कंसेप्चुअल बातें हैं, एग्जाम में बहुत कम पूछी जाती हैं। ये ऐसी चीज है जो आपको याद होनी चाहिए। अगर ये याद होगी तो आगे का जो सफर है वो आसान हो जाएगा। हमारा जो भाग 5 है, भाग 5 का टाइटल है संघ, यूनियन। भाग 5 आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है। इसमें 5 चैप्टर आते हैं, यानी भाग 5 को 5 चैप्टर में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4 5। भाग 5 का नाम क्या है, द यूनियन यानी संघ। भाग 5 में 52 से लेकर 151 आर्टिकल तक है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो भाग 5 है इसमें 100 आर्टिकल को पढ़ा जाता है। 5 चैप्टर हैं। इसमें पहले चैप्टर का नाम है संघ की कार्यपालिका, 52 से 78। यहां पर आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद को पढ़ेंगे। अध्याय 2 संसद, संघ की विधायिका, यहां पर 79 से 122 तक पढ़ा जाएगा। अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, यहां पर आर्टिकल 123 को पढ़ेंगे, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। संघ की न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट को पढ़ना है, 124 से 147। और अध्याय 5 सीएजी को पढ़ना है, आर्टिकल 148 से 151 तक। ये कहां पढ़ना होता है, ये आपको पढ़ना होता है यूनिट 6 के अंदर, और ये आपको पढ़ना होता है यूनिट 10 के अंदर, क्योंकि सीएजी यूनिट 10 के अंदर है। तो ये सारी की सारी चीजों का संबंध किससे है, संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका और संघ की न्यायपालिका। शासन व्यवस्था के 3 अंग, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र की विधायिका और केंद्र की न्यायपालिका। तो ये क्या है, भाग 5। अपने को क्या याद करना है, क्योंकि अपन तो क्या पढ़ रहे हैं, एमपी पॉलिटी। तो एमपी पॉलिटी अगर पढ़ रहे हैं तो हमें भाग 6 याद रखना है। भाग 6 में क्या बताया है, स्टेट्स के बारे में, आर्टिकल 152 से 237। तो सबसे पहले याद क्या रखना है, भाग 6 में राज्य के बारे में बताया गया है। भाग 6 को 6 चैप्टर में बांटा गया है। भाग 5 को कितने चैप्टर में बांटा गया था, 5।
और भाग 6 को कितने चैप्टर में बांटा गया है? 6। भाग 6 का नाम क्या है? राज्य। भाग 6 में आर्टिकल 152 से शुरू होता है, 237 पर कंप्लीट होता है। पहले चैप्टर का नाम है साधारण, अनुच्छेद 152। इसमें कुछ नहीं बताया गया, स्टेट के बारे में बताया गया। अध्याय 2 कार्यपालिका, यहां पर बताया गया राज्य की कार्यपालिका, यानी आपको राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, इनके बारे में यहां पर पढ़ना है। आप ये नहीं कर सकते कि केवल मध्य प्रदेश के राज्यपाल पढ़कर चले जाएंगे। आपको राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधान, मुख्यमंत्री के संवैधानिक प्रावधान पता होना चाहिए। तो वो कहां मिलेंगे? चैप्टर 2 अनुच्छेद 153 से 167। राज्य की विधानमंडल आर्टिकल 168 से 212, यहां पर आप विधानसभा, विधान परिषद दोनों को पढ़ेंगे। अध्याय 4 राज्यपाल की विधायी शक्ति, यानी राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, आर्टिकल 213। अध्याय 5 राज्य के उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 214 से 232। अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट, आर्टिकल 233 से 237। देखो ये रटना है, ये क्या करना है? रटना है। क्या रटना है कि भाग 6 उसका नाम क्या है? राज्य। उसमें कहां से कहां तक आर्टिकल है? 152 से 237 तक। भाग 6 को कितने चैप्टर में बांटा गया है? 6 में। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सबको याद करना है कि पहले चैप्टर का नाम क्या है, उसमें किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है। तब जाकर आप पहली सीढ़ी पर कदम रखेंगे। महल ऐसे ही नहीं खड़ा होता। हमारे जो सपने हैं, जिसे हम पूरा करना चाहते हैं, जिस पद को हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपके साथ मेहनत करने को तैयार हूं, मैं आपको बेहतर कंटेंट, बेहतर पढ़ाने को तैयार हूं, लेकिन खड़ा आपको ही होना पड़ेगा। कोई खड़ा नहीं करेगा, खड़ा आपको ही होना है। तो इसके लिए आपको भाग 6 को याद करना है, ये आपका होमवर्क है आज के लिए। ठीक, तो आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर संविधान, राज्य, कानून और शासन व्यवस्था के 3 अंगों के बारे में बात की। कल से हम लोग शुरुआत करेंगे राज्यपाल के बारे में। तो पहले पढ़ेंगे राज्यपाल, उसके संवैधानिक प्रावधान। तो संवैधानिक प्रावधान पढ़ने हैं तो कहां आना है? भाग 6 चैप्टर नंबर 2 राज्य की कार्यपालिका, उसको पढ़ेंगे पूरा। फिर उसके बाद लगभग ये मान के चलो कि राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधान, शक्तियां वक्तियां मिलाकर 2 या 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद आएंगे मध्य प्रदेश के राज्यपाल, उसको हम लोग बहुत व्यापक तौर पर पढ़ेंगे, जितना आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा होगा। और एग्जाम में हर सवाल आपको उसी लेक्चर, उसी नोट्स में से मिलेगा। ठीक, तो जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए।